इन द जंगल टाइगर डोमिनेंट टाइगर होगा, जो सब बात करते हैं उसकी कि ये टाइगर सबसे बड़ा टाइगर है या इसकी टेरिटरी बड़ी है, लेकिन उसका बेटे को प्रूव करना पड़ेगा कि उसमें भी दम है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा तू इसका बेटा है ना, चल तेरे को मैं बॉस बना दूँ। तो जंगल में कोई वो नहीं होता। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट बाबा यू मे बी नॉलेजेबल बट यू हैव टू बी केयरफुल। प्रकृति में जो बड़ी बड़ी नदियाँ जब फ्लड होती है तभी जंगल को सींचती है, तो नेचुरल है, लेकिन आपने उसको डैम बना दिया तो आपने कंट्रोल कर दिया। फिर लोगों को भूल गए कि वो नदी आज से 50 साल पहले कैसी थी, जंगली। तो आपने अरे मेरे को सी फेसिंग रिवर फ्रंट हाउस चाहिए, तो आपने उस सीमेंट के वॉल्स बना दिए नदी के लिए, तो आपने घर नज़दीक बना दिए। और फिर जब ये हमारे वजह से जो जंगल कटेगा, उस कट रहा है जिसकी वजह से जब वाटर इतना गिरेगा, तो वो जो आपकी रियल एस्टेट जो सबसे ज़्यादा महंगी थी उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनका वाइल्ड लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर है, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के भी मेंबर है, ये स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर के मेंबर है। इनका एक बहुत बड़ा एनजीओ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, जो 160 से भी ऊपर जो सेंचुरीज़ है इंडिया में उसके लिए वर्क करते हैं। ये बहुत अच्छे राइटर है, ये बहुत अच्छे फोटोग्राफ़र है और इनका वाइल्ड लाइफ में 30 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इन्होंने वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी और कंजर्वेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है। तो आज हमारे पास एक मौका है कि इनसे जितना चाहे उतना हम नॉलेज ले सके और उसको हमारे रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अनीश अंधेरिया। तो जैसे कि कोई भी मुकाम पे लोग पहुँचते हैं एक पोजीशन पे, तो उनकी एक पाथ होता है। तो ऐसे ही मतलब डायरेक्टली आपको पहले से ही यही करना था या आप कोई अलग करना चाहते थे और फिर इस फील्ड में आ गए? मुझे वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट पेरेंट्स बताते हैं। मैं 5 साल का था तब से मैं वाइल्ड लाइफ के बारे में पेरेंट्स को कुछ ना कुछ पूछते रहता था। अगर कोई बाहरगांव से आता था तो मैं हमेशा वाइल्ड लाइफ की बुक्स, VHF कैसेट्स ही पहले तो वो मंगाता था वहाँ से। कभी शूज़ कपड़ों के लिए मुझे कोई पूछ रहा था तो मैं कहता था मुझे बुक्स दे दो। बचपन से वो इंटरेस्ट था मेरे में। ऑब्वियसली एट दैट एज आप कभी नहीं सोचते हो कि आप इसमें कुछ करोगे, बिकॉज तभी आपने अपने प्रोफेशन के बारे में भी नहीं सोचा होगा। और ये आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत बचपन से ही आगे के बारे में सोचते रहते हैं। हम तो, मुझे याद है कि मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था, पेरेंट्स को बोलता कि मैं अभी आऊँगा, मेरी एक मैच है, और उसके बाद दूसरी तीसरी ऐसे रात को 8 बजे वापस आता घर पे, सब डरे हुए क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं तब। तो उस ज़माने की बात है, ये 1970s की बात है। और फिर मैं 8th स्टैंडर्ड में जब पहुंचा तो मैंने मैं स्कूल की ओर चल के जा रहा था, स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो वहाँ कुछ लोग यानी लड़के होंगे जो लकड़ी लेकर ऐसे भाग रहे थे कुछ चीज़ के पीछे। तो मैंने देखा तो स्नेक था वो एक, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं, मैंने सीधा उसको उठा लिया, स्कूल लेके गया, क्योंकि मेरे पास तब तो मैं स्कूल जा रहा था, तो स्कूल लेके गया। तो स्कूल में बैग में डाल के, लकीली वो रैट स्नेक था, मुझे तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आता था तब, तो अगर वो कोई वेनेमस स्नेक होता तो मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। बट फॉर्चुनेटली वो रैट स्नेक था और यंग था, उसने काटा भी नहीं, वो भी डरा हुआ होगा। हर वीक में 2 या 3 बार संजय गांधी नेशनल पार्क गोरेगांव से एंट्री करता था, फिल्म सिटी के पीछे वाला जो गेट है। ओके, मतलब बोरीवली से नहीं, बोरीवली से नहीं, मैं अंधेरी में रहता था, गोरेगांव से। तो इतना वो मैं तब से मुझे वो इंटरेस्ट था, लेकिन तब मेरा इंटरेस्ट फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में भी था, तो मैंने बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट नहीं लिया था कॉलेज में। और फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक मास्टर्स प्रोग्राम था, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा आपके पास बायोलॉजी है नहीं तो आप एंट्रेंस नहीं लिख सकते। तो मुझे उसका भी इरिटेशन हुआ कि उससे क्या मतलब है, जो जा रहा है जंगल में उसको नॉलेज है, आप उसका नॉलेज टेस्ट करो ना, अगर एंट्रेंस एग्जाम है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने UDCT में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, फिर वहाँ मास्टर्स किया, PhD किया। तो मेरे को हर रोज़ पैसा या मेंटल सेटिस्फेक्शन, इसके बारे में टग ऑफ वॉर मन में था। बट बिकॉज मैं पहले से पैशन ड्रिवन इंसान था कि मैंने वही किया जो मुझे करना है। मैंने आज तक कभी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें नहीं की है जो मुझे करनी नहीं है, जिसमें मुझे बोरियत होती है। सो बस वही था। तो मैंने सोचा कि यार ये कमाना तो मिलेगा, बट
व्हाट अबाउट माय सेटिस्फैक्शन। तो मैं ये पैसा टेस्ट करने के पहले ही क्यों ना ये फील्ड में चला जाऊँ। तो मैंने 2000 में मेरा पीएचडी ख़त्म हुआ और पीएचडी का अभी तक वाइवा भी नहीं हुआ था और मैंने सेंचुरी एशिया में जॉब ले लिया। तो सेंचुरी एशिया में आई वर्कड एज अ डायरेक्टर फॉर सेवरल ईयर्स। और तब मैंने किड्स फॉर टाइगर्स प्रोग्राम, बिट्टू सहगल जी और नोएल, हम लोग 3 जन ने मिलकर वो प्रोग्राम स्टार्ट किया 2001 में। मैं 2000 में ज्वाइन किया और फिर उसी समय वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड्स एंड फोटोग्राफी अवार्ड सेंचुरी का लॉन्च हुआ। सो जिस साल मैं ज्वाइन हुआ उस साल ये दोनों चीज़ हमने सेंचुरी में स्टार्ट करी। वो अभी तक चल रहे हैं, सब सारी चीज़ें अभी भी चल रही है। आज 23 ईयर्स हो चुके हैं। सो फिर उस समय फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 2002 में इसको रजिस्टर किया गया था। तो इसके जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं वो मेरे कांटेक्ट में थे ही पहले से। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वो तभी फ्रंट ऑफिस नहीं थी उनकी, यानी वो ट्रस्ट था ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट, लेकिन तब कोई ग्राउंड पे काम डोनेशंस होते थे जो वो चेक लिखते थे कि कहीं किसी को गवर्नमेंट में कहीं गाड़ी चाहिए, कोई फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी पोचिंग कैंप बनाना है, तो वो डिपार्टमेंट को चेक फाड़ कर दे देते थे। पर इनको फंडिंग कहाँ से आ रही? खुद का फिलैंथ्रोपिक। उन्होंने खुद का पैसा डाला है, वो भी CSR का नहीं, तभी खुद का कमाया हुआ पैसा। फिलैंथ्रोपी, ही इज़ अ फिलैंथ्रोपिस्ट। सो उन्होंने पैसा खुद का लगाया, लेकिन उनको फिर 6-7 साल में लगा कि मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा। गवर्नमेंट में आप दे रहे हो तो गवर्नमेंट आपको थोड़ी रिपोर्ट देने वाला है। तो उनको वो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तो दे दिए 2-3 करोड़ दे दिए, लेकिन आगे क्या। तो उन्होंने मुझे कहा यार मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन में कोई चाहिए, तू क्यों नहीं ज्वाइन करता। तब उससे व्हाई डोंट यू ज्वाइन। ऐसे अरे बट मैं सेंचुरी में ऑलरेडी हूँ, मैं यहाँ से निकल गया, सेंचुरी को कैसे संभालूंगा। बोलता है दोनों संभालेंगे, तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों कर लेंगे ना। फिर हमने तीनों ने बातें करी, बिट्टू सहगल, हेमेंद्र कोठारी जी और मैंने, कि ऐसा करते हैं। तो बिट्टू वॉज ओके। हेमेंद्र जी ने कहा कि सैलरी हम इधर से देंगे, सेंचुरी से कोई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने वैसे दोनों ऑर्गेनाइजेशन को संभाला तभी, लेकिन विद इन नो टाइम WCT में फिर मैंने हायरिंग शुरू करी। ये पार्क को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, या ये कॉरिडोर को कैसे नोटिफाई कर सकते हैं, या ये बफर जोन को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं, या नई सेंचुरी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, उस पर काम शुरू किया। और तभी सेवा टाइगर्स एक कैंपेन हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर। सो वो NDTV और एयरसेल के बीच में वो एक पार्टनरशिप था, लेकिन NDTV हैड अप्रोच्ड अस। तो मेरे चेयरमैन ने तभी एकदम इंटरेस्टिंग, वो उनका एक सजेशन बहुत अमेजिंग था। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे देंगे नहीं देंगे, उनको क्या पता कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो क्यों देंगे इतना पैसा। तो उन्होंने कहा कि पहले से हम अनाउंस कर देते हैं कि वो जितना डालेंगे उतना मैं ऐड करूँगा, उतना इधर से ऐड करेंगे। तो अगर 1 रुपया वहाँ से आएगा तो यहाँ से 1 रुपया आएगा। तो लोगों को वो लगेगा कि हम 10 रुपया देंगे लेकिन हमको रिटर्न मिलेगा तो 20 रुपये का। वो उन्होंने सीधा वहाँ पर अनाउंस किया, तो उससे लोगों में लगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन खुद का पैसा भी डाल ही रहा है। सो एक बाइन उस तरीके से लोगों का आया। तो फर्स्ट उसमें कुछ 2 करोड़ 50 लाख जितना आया, हमने 2 करोड़ 50 लाख डाला। 5 करोड़ से हमने बोला था कि हम एंटी पोचिंग कैंप्स को इक्विप करेंगे, तो हमने एंटी पोचिंग कैंप्स को इक्विप करना शुरू किया। सारी आइटम्स कुछ 15-20 अराउंड 25 और 26 डिफरेंट आइटम्स फॉर द एंटी पोचिंग कैंप्स। जो गार्ड्स और वॉचर्स वहाँ रहते हैं, आपने देखा होगा जंगल में कैसी हालत में रहते हैं, तो उनके लिए 30 आइटम्स, 25 या 26 आइटम्स हम हर एक एंटी पोचिंग में टाइगर रिजर्व में देते थे। पर 5 करोड़ तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो फिर हमने हमारा खुद का पैसा ऐड किया, बिकॉज वहाँ से तो 2,500 आया था, 2.5 करोड़ आया था, हमने और ऐड किया उसमें। तो हमने फिर जाके ऑलमोस्ट 2,500 एंटी पोचिंग कैंप्स को इक्विप किया। सारे टाइगर रिजर्व, सारे नहीं बट जो टाइगर रिजर्व अप्रोच रीचेबल थे, 80% टाइगर रिजर्व। तभी 53 टाइगर रिजर्व नहीं थे, 40 के आजू बाजू थे। तो उसमें से 80% में हमने हर एक एंटी पोचिंग का डेटा क्या नहीं है क्या है उसका इन्वेंट्री, और यह बहुत छोटी टीम थी तब, लेकिन बहुत अमेजिंग टीम है वो। तो उन्होंने वो सारा किया, पैसों का एकदम ट्रैकिंग, एवरी सिंगल रुपी, एवरीथिंग वाज मेड पब्लिक, पूरा अकाउंटिंग वाज डन, टेंडरिंग प्रोसेस करके किससे जा रहा है, क्योंकि करोड़ों में चीज़ आती थी। पर 2006 की बात करें या 2010 की बात करें, तो आप जैसे बोले कि टाइगर पोचिंग कैंप की जो पैसे यूज़ किए गए,
तो उसमें डेटा ऐसा था कि टाइगर की संख्या कम होने का मैक्सिमम पाई चार्ट अगर हम निकालते हैं तो उस पाई चार्ट में मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द पोचिंग था। हाँ, पहले पोचिंग वाज द मेन रीज़न, बट तब क्या था कि टाइगर को उतना डिटेल में यहाँ स्टडी नहीं होता था। तो जो हम करते थे WCS इंडिया में से जाके जो हम लोग कैमरा ट्रैपिंग करते थे, वो एक ही ग्रुप था इंडिया में जो एकदम ही साइंटिफिक था, और वो भी हर एक टाइगर रिजर्व में एक सैंपल करते थे। यानी अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व तो 200 में करते थे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करते थे। उस समय वो चलता था बिकॉज फंडिंग कम था, कैमरा महंगे थे, मैन पावर नहीं था, स्किल्ड पीपल नहीं थे। सो उस समय जो इन्फॉर्मेशन थी नागरहोले, बंडीपुर, कर्नाटका में कुछ पास की बहुत एक्यूरेट, पर इंडिया में सब पगमार्क देखते थे, पगमार्क से इतने टाइगर होंगे बोलते थे, उसमें बहुत बड़ा एरर था। तो वो सरिस्का में एक्सटिंक्ट हो गया टाइगर, फिर पन्ना में हो गया। तो उस समय किसी को पता नहीं था कि कितने टाइगर हैं, और पगमार्क तो दिखेंगे आपको जंगल में, और जब अकेला टाइगर होता है तो ज़्यादा चलता है वो, क्योंकि उसके ढूंढ रहा है वो फीमेल को, तो उसके और ज़्यादा पगमार्क दिखते हैं, तो लोगों को लगता है सब ठीक ठाक है। तो उसमें चले गए काफ़ी कुछ, और बहुत उस समय रणथंभौर में 18 टाइगर बच गए थे, सिर्फ 40 के ऊपर थे। मैंने 1999 में सबसे पहले कैमरा ट्रैपिंग जो रणथंभौर में हुआ है, वो आई वॉज वेरी मच ए पार्ट ऑफ दैट टीम। सो उस समय जो टाइगर पॉपुलेशन था वो 40 का था, और ये 2002-2003 उस समय इट फेल टू अबाउट 18। तो तभी सरिस्का में गया, फिर पन्ना में गया, और फिर पता चला कि उसका ट्रेड हो रहा था, क्योंकि तिब्बत में एक फेस्टिवल होता है, हॉर्स फेस्टिवल बोलते हैं उसको, लेकिन उसमें जो वहाँ के मेल्स है वो चूबा पहनते हैं, जो टाइगर, लेपर्ड और ऑटर, ये तीनों का स्टिच करके वो बनाते, टेंट्स बनाते थे टाइगर के स्किन के। इस हंड्रेड्स ऑफ टाइगर स्किन्स वर गोइंग देयर, जो पता नहीं था। फिर WPSI, बेलिंडा ने और EIA ने मिलकर, डेबी बैंक्स, ये दोनों ने अंडर कवर काम किया, बहुत अमेजिंग, और तब जाके लोगों को पता चला कि इधर इतना बड़ा चीज़ हो रही है, वो भी तिब्बत में, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे वहाँ, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और चाइना में ऑफकोर्स बोन जाता था, तिब्बत था, तो चाइना वॉज ऑलवेज वांटिंग टाइगर बोन्स, स्किन, मीट, एवरीथिंग। सो वहाँ पर तो प्रेशर था ही। इसके लिए टाइगर रेंज कंट्रीज अगर देखी जाए उस समय पे तो 13 थी, उसमें बाकी सारे में तो टाइगर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे, क्योंकि वहाँ से तो पहले चले गए। इंडिया में फिर भी प्रोटेक्शन बाकी सब जगहों से बेटर था, प्रोजेक्ट टाइगर था, ये था, तो इंडिया फिर फाइनली वो लोग इंडिया आपकी तरफ आए, और इंडिया में सबको पगमार्क देख देख के सब ठीक ठाक है लगा, नीचे से सब टाइगर गुल होते गए। तो 2006 में वो जॉइनिंग द डॉट्स हुआ, एक बुक निकली, बुक नहीं हो सकते, वो रिपोर्ट था, जो सुनीता नारायण जो है उनको उसका चेयरमैन बनाया था वो कमेटी का, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कैसे कैसे गया सरिस्का में टाइगर। तो उस दौरान फिर प्रोजेक्ट टाइगर का नया रूप हुआ, जिसको NTCA कहते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और फिर उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो थे उसके थ्रू बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की, बहुत ये लॉन्च किया कि कैमरा ट्रैपिंग एकदम एक्यूरेट वे में टाइगर एस्टिमेशन करेंगे, पगमार्क से नहीं करेंगे। तो उसके वजह से बहुत टाइट हो गया सब कुछ, और फिर से अब तक टाइगर पॉपुलेशन हैज़ कॉन्स्टेंटली गॉन अप। 2006 में 1411 था, फिर 10 में 1706 था, फिर वहाँ से 2014 में 2226 था, फिर 2018 में 2967 था, और अब तो 3000 के ऊपर है। तो अभी मतलब अगर आप जो भी इक्विपमेंट प्रोवाइड किया, ये पोचिंग के लिए बहुत बड़ा काम किया, तो अभी क्या है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपने अगर ये सब ढीला कर दिया, मतलब हम लूज़ कर देते हैं, तो एक्चुअली लोगों की माइंडसेट चेंज होगी पोचिंग के बारे में, या आपने अगर ढीला कर दिया इस प्रोसेस को तो फिर से पुरानी वाली पोचिंग स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, हमको एक चीज़ पता थी कि हम तो NGO है, हम गवर्नमेंट है नहीं, तो हमारे पास इतना पैसा होगा नहीं कि हम हर साल कर सकेंगे, और ये तो रिकरिंग कॉस्ट है ना। कोई भी आइटम आज अपने जीन्स हो या शूज़ हो तो हमको तो वो लेने पड़ेंगे, तो एक NGO तो नहीं चला सकता ये। हमें ये एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर जब आप करोगे तो उसका फ़ायदा होता है, ग्राउंड पे स्टाफ मोटिवेट होता है, बिकॉज उनको ऐसी जगह पे रहते हैं। अगर एंटी पोचिंग कैंप्स की हालत देखोगे आप तो बहुत ही ख़राब हालत होती है, यानी वहाँ लाइट नहीं होती है, फ़ैन तो ऑफकोर्स नहीं होता है, फिर एनिमल्स का आना जाना होता है, बाहर निकलो तो हाथी वगैरह सब कुछ होता है, फिर टिक्स होती है जो फिर लीचीज़ होती है कुछ कुछ जगहों पे,
फिर मलेरिया, बहुत जगहों पे तो मलेरिया, कुछ गार्ड्स के साथ जो मैंने बात की, आई हैव मेट वन गार्ड इन सिमलीपाल नहीं, सतकोसिया टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा, उसको मलेरिया, वो मेरे से तब छोड़ा था जब मैं उसको मिला, तब आई वॉज 45 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज 39, उसको 35 बार मलेरिया हो चुका है। 35 बार, सोचो, और वो ऐसा जगह पे रह रहा है, फैमिली उसका कहीं और रह रहा है, बच्चे को मिलता है वो वंस इन 15 डेज मिलता है, बच्चे ऐसे ही बड़े हो गए, वो अपना खाना भी खुद के पैसे से बनाता है और फैमिली को भी उसका ध्यान, तो इतना कम सैलरी में इतना सब चलाना, बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उसको वो जो परिश्रम करता है वो उससे समझ में आ जाता है कि मेरे बच्चों को तो पढ़ाना है, तो अब उसका खर्चा, तो जंगल में अगर आपको स्नेक बाइट भी हो जाता है तो आपको पैदल 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो आप कैसे काम करोगे। सिटी में कोई भी ऐसे फ्लश ऑफिस है बॉम्बे में, किसी की सैलरी अगर जो डे फिक्स्ड होते वहाँ नहीं आता है तो वो लोग कंप्लेन कर देते हैं HR को कि हमको सैलरी नहीं मिली, जबकि उसकी 3-4 लाख सैलरी होगी, और ये इतने गरीब है। कुछ वॉचर्स, आज की तारीख में भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ वॉचर्स को कभी कभार 6 महीने तक सैलरी नहीं मिलती, और वो तो डेली वेजर है वॉचर, डेली वेज यानी उनका वेज आप 350 और 500 के बीच में होगा, मतलब हाथ पे पेट है जैसा हम बोलते हैं कि कुछ मिला तो उसको 25 दिन की सैलरी मिलती है। हाँ, वो भी 6 महीने तक नहीं मिलती, और फिर भी वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो गांव के लोगों को हायर किया होता है, वॉचर्स टेम्पररी है, कितने वॉचर्स तो पूरी लाइफ भर टेम्पररी रिटायर होते, तब भी टेम्पररी होते हैं, इंश्योरेंस ढंग का नहीं होता वगैरह। तो उस समय तो और भी था, तो हम ये नेशनल लेवल प्रोग्राम करके लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि आप लोग इग्नोर मत करो। जैसे नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स है, उसको हम इतना करते हैं, लेकिन ये तो अपने लंग्स और हार्ट को बचाते हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग द वर्क ऑफ द हार्ट एंड द लंग एंड द किडनी, राइट, क्लीनिंग योर एटमॉस्फेयर, पंपिंग इन एयर, ऑक्सीजन, वाटर। तो उसको आपने उसका दर्जा बढ़ाना चाहिए, वो मेन उद्देश्य था हमारा थ्रू दिस प्रोग्राम्स। तो अभी वो सक्सेसफुल, यू हैव सीन ना, नंबर्स टेल यू द स्टोरी। अगर नंबर बढ़े यानी कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, और अभी तक बढ़ रहे हैं, सो वो हुआ है। बट तो सारे स्टेट्स में सेम नंबर नहीं बढ़े हैं, तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो 6 या 7 स्टेट में से 75% नंबर्स जो आपके टाइगर के हैं वो 7 स्टेट के आए हैं, लेकिन टाइगर 18 स्टेट्स में है। सो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट सुधर गया है, कि पूरा इवन टाइगर बाउंस बैक हुआ है, ऐसा नहीं है। टाइगर बाउंस हुआ है कहाँ? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और असम में, ये पकड़ो, बस यहाँ पर बाउंस हुआ है। बाकी सब जगह पे कम ही हुआ है, इनफैक्ट नंबर्स कम ही हुए हैं पिछले साल, मतलब 4 साल से कम। तो उसमें भी स्टोरी है ना, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल इंडिया ने बढ़िया काम किया है। पूरी दुनिया में अगर टाइगर पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया में नियरली 75% ऑफ ऑल टाइगर्स आर इन इंडिया आउट ऑफ 13 कंट्रीज। तो उस इफ़ यू लुक एट अ नंबर इन अ cumulative way, then it's fantastic. But if you get into the details and see state-wise numbers, then it's a different story. So, but still, I think we have to pat the communities जो जंगल के आजू बाजू रहते हैं and the forest department for achieving this. And because there is a winning example, बाकी के states में ये replicate करना difficult नहीं है, उनको बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है। अपना ही स्टेट का एग्जाम्पल, अपने ही यहाँ कोई ना कोई स्टेट्स, और वहाँ इंटरनल मीटिंग होती रहती है। NTCA तो सबको इक्वली ही नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं। काजीरंगा में अच्छे टाइगर्स है क्योंकि आसाम में है, फिर नामेरी में थोड़े टाइगर्स है जो पाके के साथ जुड़ा हुआ है, बट वो आसाम में, पाके इज़ इन अरुणाचल। तो ऐसा देखा जाए, फिर झारखंड में बहुत ख़राब हालत, कुछ नहीं है, पालामू और ये सब जो बहुत प्यारे फॉरेस्ट में कुछ नहीं है। बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें फिर भी टाइगर्स है, बाकी कहीं पर भी टाइगर्स नहीं बचे। फिर तेलंगाना में जो महाराष्ट्र से टाइगर जाते हैं वो थोड़े महीने रहते हैं, वहाँ फिर हंटिंग हो जाती है उनकी। फिर आंध्र प्रदेश में जो उनके जो श्रीसेलम टाइगर रिजर्व, जो सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व थी एक ज़माने में, आज उसको बंटवारा हो गया क्योंकि वो जब स्टेट डिवाइड हुआ तो वो अमराबाद हुई, तेलंगाना में चले गया, और ये तो उसमें टाइगर्स है, लेकिन जो साइज़ है उसका उस हिसाब से टाइगर नंबर्स नहीं है। सो ओवरऑल
फिर छत्तीसगढ़ में अचानक मार में नहीं है बराबर टाइगर। तो क्या है कि टाइगर रिजर्व अपने यहाँ 53 है, लेकिन अगर आप उसमें से 10-12 टाइगर रिजर्व में तो टाइगर भी नहीं हो गया आज। जो पोटेंशियल है इंडिया का अभी तक अचीव नहीं हुआ है। नंबर अच्छे दिखते हैं, कहाँ 1411, कहाँ 3600, बहुत डबल से भी ज़्यादा है काफ़ी, तो वैसे ओके। बट अगर ये स्टेट्स है जो मेजॉरिटी और मैं बोलूँ 18 में से 11 स्टेट्स अगर ढंग का करने लगे, देन हमारे पॉपुलेशन आराम से 6-7 हज़ार हो सकती है उस टाइगर रिजर्व के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉरिडोर्स में वो अलग बात है। वो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में, ये 3 जगह पे कॉरिडोर्स में भी टाइगर डेंसिटी अच्छी है। तो मैं हमेशा मतलब वीडियो में मेरे बताते रहता हूँ कि ये जो एक्सपोनेंशियली टाइगर का ग्रोथ हुआ है वो कभी ना कभी एक स्टेज पे जाके स्टैग्नेंट होगा, कि क्योंकि उनकी टेरिटोरियल फाइटिंग होगी या उनको एरिया एक्सपांड करने के लिए गांव है आसपास या ये है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि कोई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो टाइगर जैसे 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बट उसमें टाइगर ही नहीं है। तो इंडिया का ऐसा स्टैग्नेंट नहीं होगा, हम रीलोकेट कर सकते हैं, या रीलोकेट करने से और नुकसान होगा क्योंकि वहाँ वो जो रीलोकेट किए वो भी किल हो जाएंगे, ऐसा कुछ? वो आज की तारीख में तो किल हो जाएंगे क्योंकि तभी नहीं है टाइगर। सी, टाइगर का ब्रीडिंग बहुत फास्ट होता है। टाइगर की मीटिंग जब होती है ना, उसके 3 महीने में बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे भी 3 से 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। और जहाँ पर फूड है यानी प्रे एंड पानी, वहाँ पर वो सारे बच्चे बड़े हो सकते हैं। लेकिन जब वो पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो कंपटीशन शुरू हो जाती है। लाइक ताड़ोबा में हुआ या कान्हा में हुआ, या जो भी अच्छी टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड है, वहाँ पर आफ्टर अ पॉइंट वो स्टेबलाइज हो जाएगा। वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना, बिकॉज उनके लिए वो अपने जैसे कोई स्काईस्क्रेपर्स में तो रहने वाले नहीं है। जंगल तो 2 डायमेंशनल है और एरिया उनका है। तो अगर प्रे डेंसिटी आप बढ़ाते रहोगे तो टाइगर की टेरिटरी छोटी होती जाएगी, तो ज़्यादा टाइगर फिट हो जाएंगे। बट आफ्टर अ पॉइंट जब वो अंदर सेचुरेट हो जाएगा तो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो बाहर जाएंगे। फिर बाहर आपके फॉरेस्ट होने ज़रूरी है, फिर वहाँ पर भी वाइल्ड प्रे होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वहाँ जाके वो कैटल खाएंगे तो लोगों को गुस्सा आएगा तो या तो लोगों को भी अटैक हो सकता है कभी कभार, लेकिन फिर कैटल को मारते हैं, फिर लोगों को गुस्सा आता है, लोग उसमें पॉइजन करते हैं, इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं। आजकल तो ऊपर के वायर से टैप करके खेत के आजू बाजू लगा देते हैं सुअर वगैरह के लिए, उसमें टाइगर लेपर्ड बहुत जा रहे हैं। सो वो स्पिल ओवर जो होता है वो फिर बाहर जाता है, और बाहर फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। तो अंदर का पॉपुलेशन आपका स्टैग्नेट हो जाता है, फिर जो बाहर जाता है वो आपका अगर जिंदा रह रहा है तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ेगा कुछ हद तक, बट फाइनली तो इट विल स्टैग्नेट विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। वो सस्टेन हो रहा है, वो बैड थिंग नहीं है। नहीं, क्योंकि वो जो आपकी कैपेसिटी है, एक कैपेसिटी होती है जंगल की, उसके कितने उसमें हर्बीवोर्स है, उसका एरिया क्या है, जंगल की क्वालिटी क्या है, और पानी, ये 4 चीज़ से कितने टाइगर रह सकते हैं वो फिक्स होता है। अब आज जंगल की क्वालिटी सुधरेगी तो प्रे सुधरेगा, तो टाइगर पॉपुलेशन बढ़ेगा वापस। फिर अगर उसमें आग लग गई या लोगों ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। लेकिन वो कम अचानक नहीं होगा, क्योंकि वो खाने के लिए लड़ाई होगी तो टाइगर एक दूसरे को मारेंगे, बट उसमें टाइम लैग होता है। यानी अगर समझो 50 का पॉपुलेशन है और जंगल सडनली प्रोटेक्शन ख़राब हो गया, यानी जो उधर का फील्ड डायरेक्टर है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो नहीं कर रहा है बराबर काम, तो पोचर्स तो रेडी है, ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। बट पोचर, खाली टाइगर के पोचर से इतना डर नहीं है जितना डियर के पोचर से, बिकॉज खाना ख़त्म हो जाता है टाइगर का। डियर की भी उतनी ज़्यादा होती है। ये स्टेट्स में जहाँ टाइगर बढ़े हैं ना, वहाँ नहीं होती है। बाकी सारे स्टेट्स में टाइगर इसलिए नहीं है क्योंकि डियर की पोचिंग होती है। सांबर, चीतल, बार्किंग डियर, माउस डियर तक खा जाते हैं, बंदर तक मार देते हैं। सो अगर खाली जंगल है, आपका जंगल बहुत खूबसूरत लगेगा, आप जैसे कोई जाएगा तो वाह मज़ा आ जाएगा, लेकिन टाइगर ही नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों ने पोचिंग करके मार दिया, और फिर उनके कैटल जंगल में जाते हैं, तो जो भी टाइगर थे वो भूखे तो नहीं मरेंगे, कैटल मारते तो और वो वहाँ मर गए। अब वो टाइगर वहाँ ख़त्म ही हो गए हैं तो बाहर से टाइगर तो आने पड़ेंगे ना, नहीं तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा। और मेल टाइगर ही ज़्यादा ट्रैवल करता है, फीमेल माइग्रेट बहुत बड़े नहीं करती, कभी कभार वो भी करती है, लेकिन जनरली मेल गोज़। पर मेल जाता है जंगल में, जाता है, उधर फीमेल है ही नहीं, वो अपना चक्कर लगाता है, नहीं मिलता है, फिर वो और कहीं निकल जाता है। तो वो प्रोसेस चल रहा है बाकी सब पार्क्स में। जहाँ पर प्रोटेक्शन अच्छा है वहाँ अभी पॉपुलेशन सैचुरेट बोल सकते हैं, स्टैग्नेट नहीं है,
सैचुरेट हो गया और फिर वो बफर में गया है, बफर जोन में सैचुरेट हो गया, फिर कॉरिडोर में भी सैचुरेट हो गया। वो स्टेट का अभी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा वहाँ पर तो अभी जो अपने अगर पोचिंग नहीं होती है तो ये पॉपुलेशन ऐसा रहेगा आपके। तो और एक गलत बात जो लोगों के दिमाग में, कह रहे और कितना बढ़ेगा, ऐसे कैसे बढ़ेगा? आपको ये जो 11 स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन स्टेट्स में बढ़ेगा। तो ये और डबल भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो ये स्टेट्स में नहीं होगा डबल। अब तो आपने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे लास्ट ईयर इतना तो ताड़ोबा में बढ़ा कैसे नहीं। ये कोई आपका शेयर मार्केट नहीं है, शेयर मार्केट भी ऊपर नीचे होता है। सो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी समझने की ज़रूरत है कि लीनियर नहीं होता है ये सब, क्या चलो बढ़ते गया तो अभी अब नेक्स्ट ईयर भी इतना ही बढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो आपका साइंस दिखा रहा है वही रिपोर्ट करो। हम जब जंगल जाते हैं तो हमेशा टाइगर, अभी आपको पता है कि हर एक के नाम रखे हैं, ये वो है, तो ऐसा उससे कोई बोलता है कि यार आप जंगल सफारी क्यों करते हैं, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब होता है। कोई बोलता है नहीं, जंगल सफारी से पोचिंग होना, ये होना, ऐसी घटनाएं होना कम होता है। तो आपका इस पे ऊपर क्या? पहली बात तो ये जो भी टाइगर रिजर्व है इंडिया में, NTCA जो है गवर्निंग बॉडी, उसके डायरेक्टिव के हिसाब से, कोर्ट का भी डायरेक्टिव है कि सिर्फ 20% ऑफ द कोर में ही आप कर सकते हो, यानी 80% तो आप जा ही नहीं रहे हो। तो आपके वजह से, और आप जा रहे हो 3.5 घंटे के लिए सुबह, 3.5 घंटे के लिए शाम, 7 घंटा 24 घंटे में। तो वो बोलना अच्छी बात है कि टूरिस्ट जाता है तो पोचिंग नहीं होती, लेकिन वो बात अगर प्रोटेक्शन नहीं है ना, तो टूरिज्म के सामने से पोचिंग हो जाएगी। टूरिस्ट को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कब पता चलेगा एक पर्टिकुलर टाइगर 25 दिन तक नहीं दिख रहा है, तब जाके बोलेगा अरे ये तो इधर की टाइगर्स नहीं है, कुछ तो हुआ है। लेकिन पोचर को मालूम है कि सुबह 6 और 10 बजे के बीच में नहीं जाएंगे, अगर वहाँ प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है तो। सो वो लोगों को समझना ज़रूरी है कि टाइगर जहाँ है आज की तारीख में, वो प्रोटेक्शन और वो कम्युनिटीज़ के वजह से हुआ है। ये जो गार्ड्स और वॉचर्स जो अपना पेट्रोलिंग कर रहे हैं अंदर, और जो कम्युनिटीज़ वो थोड़ा बहुत जो टाइगर के वजह से नुकसान होता है उसको सहन कर रही है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉम्पनसेट कर देता है, पैसा देता है मवेशी मरने का, इंजरी का, ह्यूमन डेथ का। महाराष्ट्र में तो 2 मिलियन देते हैं पर पर्सन, बाकी स्टेट्स में बहुत कम देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र देता है। तो उसके वजह से, और लोगों का बेसिक वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट कुछ है नहीं वैसे। अगर उनका उनके जो इनकम है वो ठीक रहेगी तो उनको कोई ऐसा नहीं है कि टाइगर क्यों है हमारे पास। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जहाँ जहाँ अच्छी प्रोटेक्शन की है वहाँ टाइगर्स है, और वहाँ पर टूरिस्ट को टाइगर दिखते हैं, तो वो एरिया, वो डेस्टिनेशन पॉपुलर हो गया और आज बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहाँ। फिर टूरिज़्म जब होता है, टूरिज़्म का फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन टू सस्टेन क्या होता है कि आपने टाइगर पॉपुलेशन पहले कम था क्योंकि लोगों ने मार दिया, राइट। अब वही लोग वहीं रह रहे हैं ना, कौन मीन्स पोचर ने भी मारा, पोचर खुद आके नहीं मारा, किसी ने किसी गांव वाले के साथ मिलकर ही मारा है। अब वो लोग तो अभी भी वहीं रह रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि टूरिज़्म, टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा, उन्होंने मवेशियों को मारना शुरू किया। अब वो जगह पे अगर टूरिज़्म नहीं होता तो उनको जो टूरिज़्म से बेनिफिट हो रहा है वो नहीं होता, मतलब उनको विकल्प मिल गया। तो उनको क्या हुआ कि टूरिज़्म के वजह से जो हमको लगता है कि सिर्फ सफारी का कॉस्ट जो होता है वो कमा रहा है आदमी, या गाइड कमा रहा है, या ड्राइवर कमा रहा है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंट्री फीस होता है, पर उसके अलावा आप होटल में रह रहे हो तो उधर पूरी इकोनॉमी है ना, मेडिकल स्टोर से लेके, किराने की दुकान से लेके, गोल स्पॉट का, यानी जो सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वैसे जो इकोनॉमी पे असर होता है वो टाइगर रिजर्व का, तो क्या होगा कि लोग जो बेरोज़गार थे या जो खाली किसान थे, जो खाली एक क्रॉप ले पाते थे, आज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर उनका टाइगर के प्रति जो गुस्सा था कि भाई ये हमारे काऊ को मारता है, आज है कि वो हमको खाना भी देता है, काऊ को तो मारता है पर खाना भी देता है। और डिपार्टमेंट के पास भी आज फाउंडेशन में इतना पैसा आ गया, बिकॉज वो टूरिज़्म की वजह से जो गेट फी आती है वो ही तड़ोबा में 11 करोड़ की है, रणथंभौर में 23 करोड़ हुआ, कान्हा और इसमें 6, 7, 8, 10 करोड़ के आजू बाजू टाइगर रिजर्व्स की है। तो वो पैसा गवर्नमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गांव वालों को कॉम्पनसेशन, वेलफेयर, ये सब में भी देता है। तो उससे क्या हो गया कि वो टूरिज़्म होता है जहाँ प्रोटेक्शन होता है, लेकिन एक बार टूरिज़्म होता है तो टूरिज़्म लोगों तक जो इनकम पहुँचती है
तो वो टाइगर पॉपुलेशन सस्टेन हो जाता है. सो इट्स नॉट, तो पीपल डेफिनेटली टूरिज्म हेल्प्स, बट वो क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है. और दूसरा जो हेल्प है, इट इज़ नॉट बिकॉज वो जाते और टाइगर गुल हो गया तो रिपोर्ट करते हैं, उससे नहीं होता. वो इकोनॉमी जो चेंज होते हैं उससे हुआ. दैट इज़ वाई टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री दैट इज़ नेचर फ्रेंडली. वरना आप क्या करोगे, उधर माइनिंग करोगे तो जंगल ख़त्म हो जाएगा, आप क्वारिंग करोगे तो माउंटेन्स ख़त्म कर दोगे, आप कुछ भी करोगे, आप इवन खेती नहीं कुछ खेती करोगे जंगल काट के तो भी जंगल खत्म होगा. टूरिज्म इज़ ओनली थिंग विच इज़ क्या कहते हैं, वो नेट, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव है. बट ये पॉजिटिव इसलिए नहीं है कि पीपल आर गोइंग इन एंड दे आर सेइंग अरे ये स्टार मेल है चलो जिंदा है. अरे एक ना एक दिन तो मरेगा. वो टूरिज्म के वजह से कोई इमॉर्टल थोड़ी होने वाला है. तो वो उसका फ़ायदा उतना नहीं है जितना फ़ायदा है ये इकोनॉमी से. और आज तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ अच्छा टाइगर पॉपुलेशन हुआ है वहाँ तो अभी रात में भी टाइगर दिखते हैं. तो अब सफारी मॉर्निंग में होती है, शाम में भी होती है और फिर रात में भी होती है. तो उसमें अलग जगह से होती है, क्योंकि अभी बफर जोन में, क्योंकि कोर में तो अभी भी रात की सफारी अलाउड ही नहीं है. मॉनसून में भी रात की सफारीज कोर में अलाउड नहीं है, लेकिन बफर जोन में ही तो लोग रहते हैं सारे. तो बफर जोन के लोग मॉनसून में भी सफारीज कर सकते हैं. तड़ोबा में तो 21 गेट्स हैं, उसमें से 17 बफर जोन के गेट्स हैं. तो उनकी तो इनकम पूरे साल चलती है, बिकॉज बहुत पागल लोग हैं जो टाइगर देखना चाहते हैं. जो नहीं पागल या नहीं इन नाइस वे, जनूनी ऐसा ओ देखना है, तो वो तो मॉनसून में भी जाते हैं. और ये जो टाइगर रिजर्व बड़े कोई शहर के नज़दीक है, जैसे तड़ोबा, नागपुर, सब जगह, ऐसे जबलपुर से जाओ आप कान्हा, तो वो सारे लोग तो, और जैसे होशंगाबाद में हो या भोपाल में हो तो आप सतपुड़ा जाओ, तो वहाँ नाइट सफारीज भी अभी तक शुरू है मॉनसून में भी, और मॉनसून में डे सफारीज भी शुरू है. तो वो इनकम अभी भी जारी है ना. तो जो किसान है वो सारे किसान हैं जो जुड़े हुए हैं उसमें, तो किसान तो कमा ही रहे हैं, वो ये उनका एक सप्लीमेंट्री इनकम और भी ऐड हो गया. तो उसके वजह से एक्सेप्टेंस बढ़ गया. तो अब जो टाइगर बड़े हैं और उसके वजह से जो नुकसान है उसको देखने का नज़रिया चेंज हो गया. तो वो टूरिज़्म का एक अमेजिंग माइंडसेट, बहुत वो फ़ायदे में है. तो उसका टूरिज़्म का फ़ायदा ऐसा नॉट लाइक कि वो जैसे हम बात कर रहे थे कि पोचिंग इज अ पाई चार्ट में सबसे पहला था. सेकंड क्या आता है, व्हाट इज़ द रीज़न? नो, आई थिंक अभी पहले पोचिंग हुआ जब 2000 में हुआ, उसके पहले हंटिंग हुआ. जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में. सो उसके पहले तो हंटिंग ही होता था. पोचिंग नहीं बोल सकते हम, हंटिंग बोलते थे. कि वो ब्रिटिश मारते थे, उसके बाद अपने यहाँ के लोगों ने मारा, बहुत मारा. 40,000 टाइगर मानते थे इंडिया में है 1910 में. 1970 में 1700 टाइगर रह गए, 1700-1800. सो हम 40,000 से इतने. तो पहले हंटिंग होता था, फिर चाइना में ये टाइगर के बारे में बहुत वो हो गया, तो वो सब जगह से टाइगर मारने लगे, तो वो फिर पोचिंग हुई. हंटिंग का मतलब है खुद के कंजम्पशन के लिए, पोचिंग का मतलब है कहीं ना कहीं जा रहा है वो, तो वो हुआ. बट अभी क्योंकि प्रोटेक्शन अच्छा है, अच्छे स्टेट्स की बात कर रहा हूँ टाइगर, वहाँ पर पोचिंग इज़ नॉट द बिगेस्ट थ्रेट. मीन्स पोचिंग इज़ ऑलवेज अ थ्रेट, यानी पोचिंग इज़ समथिंग लाइक वो हमेशा रहेगा. मुफ्त में आपको टाइगर मिल रहा है, जंगल वाले बचा रहे, और जो बाहर आ रहा है आपको फ्री में मिल रहा है टाइगर. पहले तो मिलते नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे, तो आपको उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे कुछ मिलेगा नहीं. अभी एक बार फीमेल मिल गई तो उसके साथ 3 बच्चों को मार लो, तो वो तो लोग रुके हुए हैं, लेकिन प्रोटेक्शन अच्छा है तो वो लोग मार नहीं पा रहे, वो है. लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट है हैबिटेट लॉस. जो जंगल का क्वालिटी कम हो रहा है, बिकॉज या तो लोग लकड़ी काटने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए फ्यूल वुड चाहिए, तो वो लकड़ी के लिए जाते हैं, उसके वजह से फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन होता है कहीं कहीं पे, जैसे महुआ, फिर कहीं पे तेंदुपत्ता. उससे क्या होगा? उससे जब कलेक्शन के लिए जाते हैं तो वो महुआ के फूल ऊपर से नहीं तोड़ते, जो नीचे गिरे वो लेते हैं. अब उसमें पूरा घास वगैरह होता है तो आपको मिलते नहीं हैं, तो वो पहले जला देते हो, तो वो नीचे काला हो जाता है. फिर उसमें महुआ का फूल गिरता है वो येलोइश, तो तुरंत दिखता है, तो फटाफट आप ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो घास के बीच में कहाँ दिखने वाला है. तो वो जो जलाते हैं उसको बुझाते नहीं है बहुत बार. मीन्स जला के रोक ऐसे जला के रोकते भी है, लेकिन कभी कभार कोई इतने हज़ारों लोग कर रहे हैं तो कुछ लोग का वो एस्केप हो जाता है, तो वो जंगल जलता है. तो फॉरेस्ट में आग से फॉरेस्ट डिग्रेड होता है.
तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आग का, जो लोगों से लगती है। जंगल की आग जो भी है यहाँ, वो कोई नेचुरल नहीं है। ये सिमलीपाल में जो लगता है, जो उत्तराखंड में, ये सब जो आप देखते हो आग, हर बार समर में और विंटर के महीनों में बात होती रहती है कि आग लगी है सिमलीपाल में इतने, वो सारी इंश्योरेंस लगाई है, क्योंकि वो या तो महुआ कलेक्ट करने के लिए, या विंटर में क्या होता है कि घास सब डाई हो गया होता है, तो जो मवेशी को खाने के लिए घास में न्यूट्रिशन नहीं रहता है, तो वो उसको जलाते हैं ताकि उसके ऐश से वो स्प्राउट होता है वापस। हाँ, मैं वही बोल रहा, तो मतलब सॉरी टू इंटरव्यू कि ऐसे लोग पहले बोलते थे कि अरे आग लगने से नया जंगल अच्छा वाला आता है, तो ऐसा कोई? घास आता है, घास ग्रासलैंड में आग का फ़ायदा होता है, लेकिन हर साल आप 2 बार लगाओगे तो बाकी के जो पेड़ के सीड्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर जो उसके सैपलिंग्स है 1 ईयर वाले वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो आप में वही पेड़ उगेंगे वहाँ जो आग से उसको ज़्यादा नुकसान ना होता हो या ज़्यादा आग से फ़ायदा होता हो। जैसे लैंटाना तो बहुत ही बदमाश श्रब है, वो अपने जो नेटिव श्रब्स है उसको पूरा रिप्लेस कर रहा है, ग्रासलैंड्स को कवर कर रहा है बहुत सारी जगह पे, है ना। तो वो आग से उसको फ़ायदा होता है। आग होती है तो वो और भी तेज़ी से ग्रो होता है, क्योंकि आग होती है तो बाकी के मर जाते हैं, उसकी ग्रोथ रेट लो है, इसकी फास्ट है, तो जब आग ख़त्म हो जाती है तो ये सबसे पहले ग्रो हो जाता है, तो नीचे वाले को फिर रोशनी नहीं मिलती तो वो ख़त्म हो जाता है। तो धीरे धीरे तो जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, जिसमें बेसिकली आग, मवेशी, इंडिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लाइफ स्टॉक है इंडिया में, पॉपुलेशन अपना 1.4 बिलियन ह्यूमंस, और कैटल का पॉपुलेशन और सब पकड़ो तो वो भी 1 बिलियन के ऊपर है। और ज़्यादातर जो गांव है वो अपने स्टॉल फीडिंग नहीं करते, ये तो बॉम्बे में आप देखोगे आर्य कॉलोनी में जाके तो वो स्टॉल फीड करते हैं वहाँ भैंसों को, ये तो जंगल में छोड़ देते हैं, वो अपना, वो तो किसका खुराक खा रहे हैं, जो प्रे का है, तो वो डेंसिटी कम हो रहा है। जंगल में एक ही जगह से हज़ारों अगर कैटल चलने वाले हैं तो कड़क हो जाता है ज़मीन, तो उसमें सीड जाता ही नहीं है, तो वो रीजनरेशन नहीं होता है। प्लस टाइगर अगर अटैक करता है तो टाइगर को मार सकते हैं वो, और प्लस उनका डिजीज़ अपने वाइल्ड पे चला जाता है तो वो उनको फुट एंड माउथ डिजीज़, इसलिए गौर पॉपुलेशन बांधवगढ़ में एक्सटिंक्ट हो चुका था, अब वापस रीइंट्रोड्यूस इसी वजह से फायर और ये दोनों मिलकर, फिर कान्हा से लेके गए और अब ऐसा सब हुआ। लेकिन तो फॉरेस्ट डेग्रेडेशन बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, ए फ्यूल वुड कलेक्शन फॉर खाना बनाने के लिए, बी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते वक्त हंटिंग वंटिंग कर लेते लोग, अंदर जाते हैं फ्रूट लेने के लिए, लेकिन स्नेयर्स लगा दिया बर्ड्स के लिए, तो वो उसमें बर्ड भी आ गया, उसमें मॉनिटर लिजर्ड भी आ गया, उसमें स्मॉल कैट भी आ गया। आप बर्ड के लिए लगाते हो स्नेयर्स तो हंड्रेड्स लगाते हो, तो कुछ छोटे छोटे जानवर भी अटक जाते हैं उसमें, वो तो उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता, वो तो ले लेते या उसको गाड़ भी देते, नहीं खाते तो वो पोचिंग होता है बिकॉज ऑफ अंदर जाने से। फिर आप महुआ, और जहाँ महुआ और ये है वहाँ पर आग लगाते हो, तेंदुपत्ता में भी आग के वजह से रीजनरेशन होता है, पत्ता फास्ट स्प्राउट होता है, तो वो गर्मी चाहिए तेंदु को, तो उसको ये दोनों जब वो सीज़न आती है तो मार्च अप्रैल में ये चालू हो जाता है। फिर आप तो ये उससे, और ये तो टाइगर रिजर्व के बफर जोन्स और की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन कॉरिडोर्स में तो क्या होता है, कॉरिडोर्स में तो सारे कॉरिडोर्स इंडिया के 2 बार जलते हैं, तो वो से जो डिग्रेडेशन होता है, जिससे आपके माइक्रोब्स, सॉइल के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स जो आप कैप्चर करती है, वो उसके लिए तो फंगस और बैक्टीरिया और सारे इंसेक्ट्स, इनवर्टिब्रेट्स चाहिए, वो आग के वजह से मर जाते हैं। तो आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर का क्वालिटी, और सॉइल कैसा होता है कि जब वेट सॉइल में आग लगती है ऊपर तो वो ड्राई हो जाती है, फिर जब बारिश आती है तो बह जाती है, चिपक के जो एक क्लेई सॉइल रहती है रूट्स और मॉइस्चर की वजह से वो नहीं रहती है, तो उसमें हवा चलती है तभी भी सॉइल निकल जाती है। टन्स ऑफ सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड्स, जो हमको हमारे उसमें आती नहीं है, कि कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन जब कोई डिग्रेड होता है फॉरेस्ट तो उसमें जब हवा चलती है तो भी टन में हवा ले जाती है मिट्टी को, और फिर बारिश लेके जाती है मिट्टी को, तो उस जंगल की जो उसके गुण हैं, जो उसका जो न्यूट्रिशियस जो सॉइल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो डेग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, एंड ऑल दीज डेग्रेडेशंस आर नेचुरल नहीं है, अपने वजह से है। फिर दूसरा है फ्रैगमेंटेशन। डेग्रेडेशन मीन्स फॉरेस्ट की क्वालिटी कम होती जा रही है हर साल। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है
फॉरेस्ट के बीच से कुछ ना कुछ कट हो रहा है, यानी एक रोड आ गया, रेलवे ट्रैक 1 का 2 हो गया, नैरो गेज का ब्रॉड गेज हो गया, तो उसमें एनिमल मूवमेंट पे असर होता है। एलिफेंट्स कितने मर जाते हैं, टाइगर भी मरते, लेपर्स भी मरते, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर के बारे में कोई सोचता भी नहीं। जो पाइथन पूरा कट के 3 हिस्सों में बढ़ गया, किसको समझ में आता है वो? तो वो ऐसे हज़ारों जानवर रोड पे और इस पे मरते हैं। प्लस वो जब रोड बनता है तो उधर फिर पेट्रोल पंप आता है, फिर पेट्रोल पंप के पास चाय वाले की दुकान आती है, फिर चाय वाले के साथ कोई एक छोटा हिरन का मीट भी बेचने वाला कोई आ जाता है, फिर वो जंगल में जाने लगते हैं, तो वहाँ से वीड यानी लंटाना वगैरह वो भी स्प्रेड होना शुरू होते हैं। और जंगल खुलता है जैसे ही, वैसे वहाँ ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन एंड डेग्रेडेशन ये दोनों मिलते हैं, तब जाके दैट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। पोचिंग ऑफ प्रे कम्स आफ्टर दैट एंड देन पोचिंग ऑफ टाइगर्स। आपको क्या लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? मतलब आप इतना ट्राई कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके ऊपर इतना वर्क कर रहा है, तो ये सस्टेन हम कर पाएंगे या ये चक्र जो ये चालू हो चुका है डिज़ास्टर की, और ये हम उसको रिवाइव या स्टॉप नहीं कर पाएंगे? या आपको ऐसा लगता है कि मे बी 100 ईयर्स के बाद फॉरेस्ट और ये सब एनिमल्स, मतलब आप इतने ट्राई कर रहे हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना जम के ट्राई कर रहा है, पर मे बी आफ्टर 100 ईयर्स और 150 ईयर्स ये सब टाइगर्स और ये सब ख़त्म होंगे? या मतलब क्या लगता है आपको? देखो, मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, नहीं तो मैं कंजर्वेशन में आता नहीं, मैं भी नोट छापने में चला जाता। ऑप्टिमिस्टिक हूँ। टाइगर की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर थी। लोगों ने तो तब बहुत सारे आर्टिकल्स है 1980s में जो कह रहे थे कि 2000 मीन्स नेक्स्ट सेंचुरी देखने वाला नहीं है टाइगर। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा हो भी चुका है। 4 कंट्रीज़ में टाइगर आज नहीं है, जो पहले थे आज नहीं है। लेकिन इंडिया ने कर लिया। तो मुझे लगता है कि आज सिचुएशन ख़राब दिखती है, वो बेटर भी हो सकती है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन पॉलिसी एंड अवेयरनेस कि आम जनता अगर अगर उनके दिमाग में वो एक क्लिक हो जाता है कि भाई जो भी हो रहा है वो इंसानों की वजह से हो रहा है और जंगल ही है जो हमें डिज़ास्टर से बचाएगा। जंगल यानी नेचुरल इकोसिस्टम कि फ्लडिंग होती है, जैसे बॉम्बे में मैंग्रोव फॉरेस्ट इतने सारे थे, अब वो अगर होते अभी भी तो आपका साइक्लोन का असर बॉम्बे पे इतना असर नहीं होता, फ्लडिंग नहीं होता। ये जो हमने सब जगह पे रिक्लेम कर चुके हैं उसके वजह से आज BKC वगैरह वो सारे में जो फ्लड्स हुआ है, जो बहुत बॉम्बे में जो हमेशा बाढ़ आती है, दिस इज़ बिकॉज वी हैव शॉर्ट चेंज नेचर। आर्य कॉलोनी में जो भी हो रहा है, जो कहीं पर भी आप देखो, तो ये लोगों को आज लोग क्या सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ ना, मेरा जिंदा मेरे फैमिली का क्या हुआ। जब लोगों को एक समझ में आ जाएगा कि हमारी फैमिली 7 बिलियन लोगों की है, पूरे पृथ्वी पे जो रहने वाले वो हमारी फैमिली है, और जो हमको क्लाइमेट चेंज, हमें पोल्यूशन, हमें वाटर स्कैरसिटी से जो बचाएगा वो है नेचुरल इकोसिस्टम। तो हम जो भी करें उसका नेगेटिव असर सिस्टम पे ना जाए, नेचुरल वो अगर क्लिक हो जाता है। और पीपल को होने से क्या होगा आप बोलोगे, लेकिन बिजनेसमैन भी तो आम जनता ही है ना। अगर उसमें आज समझो मैं बिज़नेस शुरू करूँ कुछ, तो मेरा बिज़नेस ऐसा ही होगा जिसमें मैं पर्यावरण के बारे में सोच कर ही करूँगा। तो अब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन का ना पढ़े हो, लेकिन उनको जंगल के बारे में या एनिमल्स के बारे में पैशन है, तो वो अगर फ्यूचर में बड़े टाइकून बनेंगे ना, तो वो उनकी बिजनेसेस ऐसी नहीं होगी। वो माइनिंग करेंगे तो ऐसी जगह पे नहीं करेंगे जहाँ जंगल है, वो अपने एथिक्स के हिसाब से करेंगे, बराबर है ना। सो वो ज़रूरी है। जिस तरीके से कंट्री में डेवलपमेंट का जो एक एरा आया है, तो वहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को और बहुत सारे बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को, कि इंडिया को अगर हमें स्टेबल रखना है तो हमें डेवलप होना पड़ेगा लाइक द वेस्ट। उसके लिए हमें रोड्स बहुत चाहिए, हर एक शहर को कनेक्टेड रोड्स चाहिए, हर एक जगह पे एयरपोर्ट्स चाहिए, हर एक जगह पे रेलवे कनेक्शन चाहिए, फिर आपको वो क्या कहते हैं उसको, बुलेट ट्रेन्स चाहिए। सब कनेक्शन हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनको समझना ज़रूरी है कि खाली कनेक्शन होगा, कनेक्शन होने से लोग यूज़ कब करेंगे, जब उनको वहाँ जाने से फ़ायदा होगा ना। तो अगर बॉम्बे में आपको एक
धूल जैसी ज़िंदगी मिल रही है, तो आपका कनेक्शन भले गांव का बॉम्बे के साथ हो गया, आप कैसे रहोगे यहाँ? तो आप गांव में रहते हो तो गांव में एटलीस्ट स्वच्छ हवा तो लेते हो, खुद का खाना बना के खाते हो, जो भी एक खुद के भरोसे जी रहे हो ना। यहाँ पर आपके झोपड़पट्टी में आप एक एल्यूमिनियम का शेड में 10-10 जन उसमें रह रहे होते हैं। सुबह टॉयलेट जाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता है, राइट? तो अब वो गरीबी का मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप ये कनेक्शन तो दे दोगे, लेकिन आपके जंगल ही नहीं बचेंगे, यानी आपके यहाँ बाढ़ आती रहेगी, बिकॉज जंगल नहीं बचेंगे तो जो पानी है वो तो सारा आपका मिट्टी को लेकर के बह चलेगा। तो आपकी जो लेक्स है, जो आपके डैम्स है, वो तो आपके मिट्टी से भर जाएंगे। तो आपकी जो बारिश गिरेगा, वो बारिश तो कुछ तो गिरेगा, जो भी इवेपोरेट होता है वो कहीं ना कहीं तो गिरता है ना। तो आपका नेट रेनफॉल ऑन अर्थ हैज़ नॉट चेंज्ड, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो सेम है। लेकिन कितना कहाँ गिरता है, दैट इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आज बॉम्बे में भी बारिश पहले कैसा था कि जून से गिरता था, सितंबर एंड तक आता था, अक्टूबर तक भी कभी कभी आता था। अब क्या है, बारिश उतनी ही होती है लेकिन 1 महीने में हो जाती है और फिर कुछ नहीं होती, कहीं कहीं सूखा, कोई कहीं बाढ़, ऐसा। लेकिन हाँ, तो वो जब जंगल ही नहीं रहेंगे, जंगल ब्रेक है, वो डैम है, जंगल के पेड़, उसके रूट्स, दैट इज़ द डैम। वो डैम अगर हम काट देंगे तो वो पानी जाएगा और अपनी नदियों में, आज बहुत सारे शहरों में पानी घुसता है। क्यों? क्योंकि वो शहर ही गलत जगह पे बने हैं। नदी थी, वहाँ बाढ़ आती थी, और नदी का नेचर है बाढ़ लाना। हर मॉनसून में नदी में बाढ़ आना ज़रूरी होता है, तभी जाके नदी जो मिट्टी है वो आपकी खेतों में जाती है। आप इंसान नहीं, पूरी जगह पे प्रकृति में जो बड़ी बड़ी नदियाँ जब फ्लड होती है तभी जंगल को सींचती है। तो नेचुरल है, लेकिन आपने उसको डैम बना दिया, तो आपने कंट्रोल कर दिया। फिर लोगों को भूल गए कि वो नदी आज से 50 साल पहले कैसी थी, जंगली। तो आपने, अरे मेरे को सी फेसिंग रिवर फ्रंट हाउस चाहिए, तो आपने उस सीमेंट के वॉल्स बना दिए नदी के लिए, तो आपने घर नज़दीक बना दिए। और फिर जब ये हमारे वजह से जो जंगल कटेगा, कट रहा है, जिसके वजह से जब वाटर इतना गिरेगा, तो वो जो आपकी रियल एस्टेट जो सबसे ज़्यादा महंगी थी, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो आपके जो एग्स है, जो आप बचा, वो सबसे वल्नरेबल बास्केट में डाल रहे हो आप। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पर्सनली आई फील कि ये क्लिक होगा आम जनता में, तो आपका ये रिवर्स भी हो सकता है। क्योंकि हमने किया है ना, इंडिया ने। टाइगर पॉपुलेशन 70% से ज़्यादा है वर्ल्ड का, एलिफेंट पॉपुलेशन 60% से ज़्यादा है आज, पहले 70 था, अभी 60% से ज़्यादा है। राइनो आपका 85% है इंडिया, 1 हॉर्न राइनो। लायन 100% है, राइट? बाकी सब इतने सारी कंट्रीज़ है, अपने से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर है, पॉपुलेशन अपने से बहुत कम है, उसके बावजूद नहीं है, क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं है। अपने यहाँ कल्चर है, लेकिन हमारा फोकस जो गलत डायरेक्शन में अभी जा रहा है, जो फाइनेंशियल फिटनेस की ओर, उधर से हट के जब सोचेंगे कि फाइनेंशियली फिट होना ज़रूरी है, बट हेल्थ तो होना चाहिए ना। नहीं ना, आप कितना भी कमा लो, अल्टीमेटली इफ़ वो सारा पैसा आपके कैंसर फाइट करने में चला जाएगा, या अपने जो करीबी लोगों को आप मरते हुए देखोगे बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो वो पैसे का क्या मतलब है? तो वो समझना, और कौन समझेगा? जो एजुकेटेड क्लास है। गांव वालों को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि गांव वाले तो आपकी और मेरी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो वो आप जैसा बनना चाहेंगे, लेकिन आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, और आप अपने बारे में सच बात बोल रहे हो कि नहीं लोगों के, भाई मैं ये करता हूँ लेकिन मेरे वजह से ये नुकसान हो रहा है, तो मैं जितना कमा रहा हूँ उसका 50% मुझे डालना पड़ेगा इसमें, तो मेरा नुकसान नलीफाई हो सकता है। नहीं 2% नहीं, ये CSR का एक्ट आया जिसमें 2% प्रॉफिट दो, लेकिन वो उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका डैमेज हो रहा है इतना बड़ा, और उसमें आपने 2% दिया। तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया, बिकॉज बहुत सारे लोग तो फिर कमाने में पड़े थे, उनके से पैसा कैसे सोशल कॉजेज़ में जाए, इसलिए CSR एक्ट है, वो बढ़िया हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि 2% में रुकने की क्या ज़रूरत है आपको? आप क्या करोगे 98% का प्रॉफिट का? तो आप हर चीज़, यानी आज मेरी ऑफिस है यहाँ पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बैठा हूँ मैं, यहाँ पानी आ रहा है ना, वो पानी को बॉम्बे एक्सचेंज का है क्या किसी का? यानी यहाँ सबसे बड़ा ये तो शेयर मार्केट है, तो इसका तो बहुत नाम है, लेकिन पानी फिर भी तो हमें लेक से ही आ रहा है ना। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट
कि मेरा एवरी ड्रॉप जस्ट बिकॉज मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इसलिए मैं गैलन में पानी फेंक दूँ, वो गलत है। तो वो जब अगर आ गया और गवर्नमेंट पे लोगों ने प्रेशर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब से गरीब को अपॉर्चुनिटी मिले, बट गरीब से गरीब को अपॉर्चुनिटी सिटी में की ज़रूरत ही नहीं है, उसको आप वहीं पे अपॉर्चुनिटी दो, ताकि तड़ोवा के जो गांव के लोग हैं वो तड़ोवा के गांव में रहेंगे ना, तो वो अपने टाइगर को बचाएंगे। लेकिन तड़ोवा के लोग बॉम्बे चले आएंगे और वहाँ बूढ़े और खाली लेडीज़ रह जाएगी, तो कल जाके कोई गंदा बिजनेस करेगा वहाँ तो वो उनको रोक भी नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि रिवर्स माइग्रेशन जिस दिन होगा कि लोग बोलेंगे कि नहीं ये शहर में कुछ नहीं है, गांव में चलो, बट वो कब चलेंगे जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि वो वहाँ बैठकर रिस्पेक्टेबल लाइफ जी पाए, कि वो खेती कर रहा है तो खेती में ऐसी चीज़ कर रहा है कि जो जानवर नहीं खा रहा है उसको, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए फ़ायदे कारक है। यानी आपने बैम्बू उगाया, आपने एग्रो फॉरेस्ट्री में गए ताकि आपका क्लाइमेट चेंज फाइट हो रहा है बिकॉज आपका प्लांटेशन हो गया, उसको आप हार्वेस्ट कर रहे हो तो आप लकड़ी वो जला रहे हो, लेकिन वही लकड़ी उगा रहे हो तो आपका नेट ज़ीरो कार्बन है। फिर आप हर्बिसाइड्स ग्रो कर रहे हो, यानी आप कोई मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स यूज़ कर रहे हो, तो वो भले एरिया आपका आधा एकड़ यूज़ हो रहा है लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो इतना एक्सपेंसिव है कि आप उससे कमा रहे हो। तो आपको हाइब्रिड मॉडल में एग्रो फॉरेस्ट्री में बैम्बू और टिम्बर वाली, फिर फ्रूट्स, तो वो फ्रूट्स को आप मत बेचो, फ्रूट्स का जाम बना के बेचो, तो आप उसको वैल्यू ऐड करो। आज रॉ मटेरियल का कोई कॉस्ट नहीं है ना, आज मैं अगर दूध बेचूँ तो नहीं है, बट मैं शिखंड बनाऊँ तो उसको वो सिखाओ और उसको वहाँ मार्केट बनाओ, तो दैट इज़ द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे को एग्जिस्टेंस के बारे में हम काम कर रहे हैं कि तो मैंने कई जगहों पे, स्पेशली अगर बात की जाए तो गुजरात में एक्सट्रीम को एग्जिस्टेंस दिखा है, तो उससे एनिमल का क्या बोलते हैं जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो कम होगा क्या? क्योंकि अभी कैसे कि शहर गांव जंगल के बहुत करीब है, तो एनिमल्स लोगों को जानने लगे, लोग एनिमल्स को जानने लगे, और कभी कभी वो अगर डर निकल गया, हम बहुत बोलते हैं कि यार कुछ नहीं करता, लेपर्ड कुछ नहीं करता, तुम ऐसे रह सकते हो, धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई, लेपर्ड को आदत पड़ गई, तो वो भी हार्मफुल है। बिल्कुल है कि क्या होता है कि कोएग्जिस्टेंस, को इनहैबिटेशन बोलता हूँ मैं, कोएग्जिस्टेंस नहीं कहता, बिकॉज एग्जिस्टेंस का ऐसा है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कि भाई जैसे हम जीते हैं और हमारे साथ घर पे चींटियाँ रहती है, वो कोएग्जिस्टेंस है, हम वो काली चींटी को हम कुछ नहीं करते। लेकिन जब कार्निवोर की बात आती है, तो आप जो पूछ रहे हो वो ज़्यादातर ऐसे जानवरों की बात कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली अगर वो ओवर जनरेशन्स इंसानों के करीब रहने लगते हैं तो उनके बिहेवियर जो एकदम फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ इंसान बहुत कम होते हैं उनसे अलग होता है, वो डेफिनेट है। लेकिन अगर लोगों ने उनको फीडिंग नहीं शुरू किया तो वो लोगों को एज अ प्रे कभी नहीं देखेंगे। यानी जस्ट बिकॉज आप लेपर्ड आपके गांव के नज़दीक रहता है और वो एक नहीं बहुत सालों से नहीं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से रह रहा है, तो वो आके आपको मारेगा नहीं, क्योंकि उसको आपको वो प्रे समझता ही नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ बेटिंग शुरू हो जाती है, यानी अगर समझो मेरा गांव है, मुझे लगता है कि चलो टूरिज़्म से मेरे को फ़ायदा होगा, तो आप कोई भी टूरिस्ट आ जाता है बोलता है कि आपको लेपर्ड देखने का आ जाओ, तो फिर मैं उसके लिए गोट या कुत्ता ऐसा कुछ करके उसको मैं बुलाऊँ कहीं, तो वो मेरे से खाने का एसोसिएशन बांधेगा। जैसे आपने देखा होगा मंदिर के आजू बाजू के बंदर कैसे शैतानु बंदर होते हैं, क्यों? वही सेम बंदर आप जंगल के बीचों बीच देखो तो वो आपको देखकर ऐसे ही भागते जैसे कुछ दूसरे जानवर भागते, बराबर है ना। सो वो है कि उनको क्या किया, टूरिस्ट ने खाना दिया। अब खाना दिया तो अब उसको कोई भी जानवर को नेचर में बहुत मेहनत करनी पड़ती है खाने के लिए, अपना फास्ट फूड सेंटर नहीं होता। जैसे हमारे घर पे कैसा है, हम पैरासाइटिक है अपने पेरेंट्स पे, जब बच्चे हम बड़े हो रहे होते हैं तो माँ कुछ भी हो जाए, हम कितना भी झगड़ा कर ले, हमको खाना टाइम पे मिलता है, तो अपने को वो एक खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। लेकिन सारे जानवर पूरी दुनिया में जितने ही स्पीशीज़ है वो सारे उनकी दिनचर्या है वो खाने के आजू बाजू
रोटेट होती है। अब उसको आपने अगर उसमें इंटरप्शन लाया, यानी आपने उसको वाइल्ड प्रे ख़त्म कर दी वहाँ, यानी आपने जो उसका एक्चुअल खाना है, जो कि पिग है या बंदर है, मैं लेपर्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर कुत्तों पे जाएगा। अब कुत्ते रहते हैं आपके आजू बाजू, कुत्ते तो जंगली नहीं है, वो आपके घर के करीब आता रहेगा, आपके करीब आता रहेगा, और वो आएगा रात में, दिन में नहीं आएगा क्योंकि हम सो रहे होते। अब फिर वो जब उसके बच्चे भी उसके साथ आएंगे तो माँ से बच्चे सीखेंगे। अब बच्चे और भी बोल्ड हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को लगता है कि यही उनकी टेरिटरी है। माँ तो फिर भी जंगल जाती है, बच्चों को लगता है कि यार यहीं पे हम रह लेंगे। फिर उनमें से कुछ, अगर कोई एक छोटा बच्चा कहीं इंसान का बैठा हुआ मिल गया तो वो कभी अटैक उसको कर सकता है। तो वो ओवर जनरेशन व्हेन इंटरेक्शन बढ़ जाता है और इसमें इंसान ने इंटरफेयर किया होता है, यानी ना कहीं हमने, जैसे मैं कह रहा हूँ खाना खिलाते, हम खाना तेंदुए को खिलाते, जैसे मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल दिया कि कोई जैसे गुजरात में ऐसा हुआ है ना बहुत बार, लायन के लिए वो क्या होता है कि लोगों ने बांधा है, मुर्गी दिलाई है, तो टूरिस्ट आके देख रहा है, उससे 1000, 2000, 3000 रुपये पे किया है और बाइक पे गए हैं लायन के साथ साथ। तो अब लायन का भी अपना एक लाइफस्टाइल होता है, वो अपना भी मूड होता है। तो कभी अगर उसको गुस्सा आ गया और इसने एक बार मार दिया तो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो, मैं इससे क्यों डरता हूँ, ये तो एकदम ही हिरन से भी वीक है। तो फियर जो है वो चला जाता है। कुछ जानवर, जैसे इंस्टिंक्टिवली जो भी जानवर टेम हो सकते थे ना पालतू, वो हमने ऑलरेडी कर दिए। ओके, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो भी जितने भी जानवर पॉसिबल थे वो हमने कर दिए। जो आज जो जंगल में दिखते हैं वो जानवर है जो हमने ट्राई किया लेकिन वो हुए नहीं। वाइल्ड डॉग भी हम नहीं कर पाए ना, ढोल को हमने कहाँ टेम कर पाए, उसको ट्राई किया, वुल्फ को किया, हो सका, उसमें से कुत्ते बने, लेकिन वाइल्ड डॉग को हम नहीं टेम कर पाए, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग को भी नहीं कर पाए, तो इसलिए वो नहीं है। जैकॉल को हम नहीं कर पाए, फॉक्स को हम नहीं कर पाए। तो ये जो ऐसे अभी वही जानवर आपको दिखते हैं जंगलों में, वो है जो हमने ट्राई कर भी टेम नहीं हो पाए। लेकिन उनको इंसान फॉर आवर बिहेवियर, यानी हमने डायरेक्ट खिलाया वो एक बात है, बट दूसरा जो मेन है कि हमने गार्बेज अपना डिस्पोजल बराबर नहीं रखा, या हमारी एक ढाबा है, ढाबा के पीछे हमने मुर्गी के टांग फेंकते रहते हैं और वहाँ आके लेपर्ड खा रहा है, और फिर सडनली वो आपने बंद कर दिया, तो वो लेपर्ड ने जंगल में खाना बंद कर दिया, वो आपके यहाँ के रेडीमेड खाता है, उसके जो दिन में उसको हंटिंग के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो आपने एलिमिनेट कर दी रेडीमेड देकर। फिर अगर आपने सडनली वो बंद कर दिया, आपका बिजनेस ख़त्म हो गया, तो फिर भी वो लेपर्ड जाके जंगल में हंट इतना अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, तो फिर वो गांव में जाएगा और फिर वो जाके किसी ना किसी को अटैक करेगा। तो उसके पीछे हमेशा एक स्टोरी रहती है। जो अटैक्स होते हैं और कभी लोग मरते हो, कभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते करे वो एक ही लेपर्ड आके करा था, बट आप जब फोटोग्राफी करते हो जाने जैसे कैमरा ट्रैपिंग, तो आपको समझ में आता है कि वो अलग ही लेपर्ड था, ये अलग ही लेपर्ड था, इनके बीच में कुछ कनेक्शन नहीं था। बट हम मूवीज़ देख के हर चीज़ को स्टोरी बनाते हैं ना, और वी जॉइन द डॉट्स, ये ऐसा हुआ और इधर ही हुआ। लेकिन आपको जब लेते हो तो समझ में आता है कि ये शैतानुल लेपर्ड है, लेकिन वो पहली बार उसने अटैक किया, और वो भी क्यों किया, क्योंकि वो पानी से उठ के आ रहा था और ये लोग उधर जा रहे थे, और उसने देख लिया, उसको कॉर्नर फील हुआ, उसने चार्ज कर दिया। लेकिन वो कहानी बनी, ऐसा मरा, उधर मरा, ऐसा मरा, ऐसा। तो वो हम जो करते हैं ना, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि कोएग्जिस्टेंस या कोइनहैबिटेशन पॉसिबल है विदाउट एनी प्रॉब्लम, इफ़ हम उसके साथ इंटरेक्ट ना करें। नहीं तो वो भी गाय जैसा बन सकता है, ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कभी वो तो होता तो हमने ऑलरेडी बना दिया होता, तो आप घर पे लेपर्ड लेके बैठे होते। अभी जो चीज़ को हम कर पाए वो कर पाए, जो हमने वाइल्ड कैट्स को भी हाइब्रिड करके हमने उसको टेम किया है। अगर ओरिजिनल आप जाके जो छोटी जंगल कैट है घर पे लेके आओ, वो आपके पास बैठेगी नहीं। आपको वीडियो बहुत सारे ऑनलाइन आपको कैरेकल के वीडियोस दिखते हैं, मालूम है, वो खाना दे रहे होते हैं, और लेकिन उसको देखो, उसका गुस्सा, वो जो ऐसा स्नेल करता है। आपकी बिल्ली ऐसी नहीं करती है, वो बैठती है, वो भी आपको खाना लेने नहीं देती वो, लेकिन वो जो उसमें दिखता है वो एक्चुअल कैरेकल है। भले वो कैप्टिविटी में ब्रीड हुई होगी, ठीक, बच्चे के बच्चे, लेकिन वो थरो ब्रीड है, तो उसमें वो गुस्सा है ही। और वो अगर आपने कभी, अगर वो सिंगल ओनर है, अगर आपने कुछ किया तो वो आपको बिल्कुल अटैक करेगी। सो इसके लिए जो कोएग्जिस्टेंस की स्टोरीज़ है उसमें
उसमें कुछ नहीं, पहले से जानवर इंसानों के साथ तो रहते ही थे, और ये अभी तक ज़िंदा इसलिए है क्योंकि वो अपना दे कुड माइंड देयर ओन बिजनेस एंड दे डिडंट इंटरफेयर। नाउ वी आर, अपनी डेंसिटी बढ़ गई, अपने सोशल मीडिया में सेल्फी वर्ल्ड आ गया, तो हम जा के नज़दीक जाना चाहते हैं हम फ़ोन से, वो करने में अटैक होता है। और जब अटैक होता है तो उसकी कहानी बन जाती है, क्योंकि कोई रिपोर्टर की हाफ नॉलेज, उसके खुद के अंदर के कंडीशनिंग, जो उसको ही डर है जानवर का, तो वो ऐसी हेडलाइन लिख देगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो एक्चुअली मीडिया में दिखता है, और वो असलियत में जो हुआ होता है उस पर हम जब जाते हैं, जैसे हमको बहुत बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बुलाता है कि भाई ऐसा हो रहा है, इसको क्या है हमको समझाओ, तो हम जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, जैसे और तब फिर हम एक अभी से जाके पीछे जाते हैं, तब हमको फिर पूरा स्टोरी समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम आज जो हो रहा है वो 5 साल पहले उसकी शुरू हुआ था, जिसका वजह से आज ये प्रॉब्लम हुआ है। और बहुत बार तो जो अटैक्स होते भी हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क में तो 45 टाइगर लेपर्ड है, अटैक कहाँ हो रहा है, वो सब कुत्ता खा रहे हैं ना बहुत जन, तो उसमें से बहुत सारे लेपर्ड तो बाहर कुत्ता खा रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने, नयन खानोलकर जो है, उसने कुछ कैमरा ट्रैपिंग किया था, तो उसके कैमरा ट्रैप में 12 लेपर्ड आए एक ही जगह पे। हाँ, क्योंकि अपने को लगता है कि टेरिटोरियल है, वो टेरिटोरियल है, लेकिन जब खाना ढूंढ रहे होते तो क्रॉस होते हैं, बस साथ में नहीं घूमते, अलग अलग टाइम पे, और एक हफ्ते में नहीं, 6 महीने में उस जगह पे 12 लेपर्ड मिले। सो वो भी है, तो वो कहाँ मार रहे लोगों को। अभी भी आज की तारीख में बहुत सारे पहाड़े जो है संजय गांधी नेशनल पार्क में, वहाँ लोग मच्छरदानी में भी नहीं सोते, खाटिया पे सोते हैं, और बाजू से लेपर्ड जाता है और उसको अटैक नहीं कर रहा है। उसका मतलब ऐसा नहीं वो पालतू है, जैसे इंसान जागे वो भाग जाएगा, बट वो क्यों, क्योंकि वो उसको खिला नहीं रहे कुछ, वो वहीं पे है, उसको मालूम है कि उसको कुत्ता मिल रहा है। लेकिन अगर कुत्ता गुम कर दिया आपने सडनली, तो फिर वो अल्टरनेटिव फूड पे जाएगा, या अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया, वरना वो बड़ा इंसान को ट्रैक ही नहीं कर पाएगा, तो मारेगा नहीं। सो ये सारी बातें भी होती है इसमें। मतलब मैन ईटर लेपर्ड होने के पीछे उसकी कुछ कहानी होती है पर्सनल, हमेशा होती है, और मैन ईटर लेपर्ड बहुत ही रेयर होता है। ज़्यादातर जो होता है वो तो मैन किलिंग हो जाती है, उसमें फिर ऐसे ज्वाइन करते हैं डॉट्स, और उसमें उस एनिमल को एकदम ब्लड थर्स्टी बनाते हैं। लेकिन हमारे टीम तो जाती है ना ये सब इन्वेस्टिगेट करने में, तो कहाँ उनको कोई पकड़ रहा है, वो तो खुद पैदल ही जा रहे होते हैं जहाँ प्रॉब्लम शुरू चल रहा है प्रॉब्लम, तो वो क्यों नहीं उसको अटैक कर रहा है। सो वो इक्का दुक्का सिचुएशन में डेफिनेटली वो एनिमल अटैक करने लगा होता है, वहाँ बहुत डेंजर हो जाता है उसमें, तो उसको फिर वहाँ से रिमूव करना ही पड़ता है, ट्रैप करो, ट्रैंक्विलाइज करो, और अगर नहीं हुआ फाइनली तो उसको शूट करो। तो वो अलग चीज़ सिचुएशन है, बट 95% से ज़्यादा तो उसका कोई स्टोरी होगी, और कुछ तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा कि ये वी विल स्टिल हैव टू रिमूव, बिकॉज अगर एक दो इंसान को एक ही जानवर ने मारा है तो वी कैन नॉट स्टिल डिफेंड दैट एनिमल। इट्स लाइक मर्डर। अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर मेरे से कुछ किसी का हो जाता है कुछ, तो मेरी लेगेसी का कोई अपने लॉ के हिसाब से ऐसा नहीं कि अनीश अंधेरा कॉन्जर्वेशनिस्ट ने कर दिया, ऐसा नहीं है किया तो उसका भुगतो आप, बराबर है। उसी तरह हमने वाइल्ड लाइफ का भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अरे वो बेचारा उसका क्या गलती है, अरे गलती नहीं है। मैं बॉम्बे में बैठ के बोलूँ कि वो टाइगर का क्या गलती है, लेकिन वो टाइगर मेरे फैमिली को तो मारने वाला ही नहीं है, वो मारेगा किसको? गांव में बेचारे रह रहे जो ऑलरेडी इतने गरीब है, जिसको दे हैव टू गो आउट फॉर नेचर्स टू आंसर द नेचर्स कॉल। तो अगर आपको एक बेसिक एक्टिविटी में भी डर के जाना पड़ रहा है, तो वो तो फिर कॉन्जर्वेशन नहीं हुआ ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब कभी प्रूव हो जाता है कि ये पर्टिकुलर एनिमल इज़ हैबिचुएटेड, मैन ईटर नहीं हुआ है, हैबिचुएटेड टू कम क्लोज, किल कैटल और अटैक ह्यूमन बींग्स, तो उस लेवल पे फिर रुकने की बात नहीं है, फिर यू हैव टू गेट द एनिमल आउट। नहीं तो क्या होगा कि एक जानवर बचाने में हम पूरे स्पीशीज़ को ख़त्म कर देंगे, बिकॉज लोगों का गुस्सा एक बार ऐसा बोलेगी ये टाइगर ऐसा है, जबकि टाइगर ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलर टाइगर ऐसा है। इंसानों में भी तो हर इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, कुछ लोगों में होता है गड़बड़, तो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है ना, तो वैसी तरह वी हैव टू डू इट। आपके लाइफ का इतनी बड़ी, मतलब आपने इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा कोई किस्सा बताओ, एकदम कुछ है क्या ऐसा कि डर लगा था या थ्रिल हुए थे या कुछ अलग ही जो आप ढूंढने गए, कुछ अलग ही इन्वेस्टिगेशन में? एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है, बट क्या होता है ना कि बिकॉज जैसे आपको मैं बोलूँ कि आप अपने फैमिली के साथ वाला कोई इंटरेस्टिंग बताओ,
तो बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज इतने सारे होते हैं और उसको आप ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं समझते हो, तो आपकी लाइफ ही है। तो वैसे फॉर द ऑडियंस क्या इंटरेस्टिंग होगा वो सोच के बता सकता हूँ मैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जंगल जाते हो तो ऑलरेडी आप साइन करके जा रहे हो कि भाई ये मैं किसी और की जगह जा रहा हूँ, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है एंड आई हैव टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज मैं बाहर से जा रहा हूँ अंदर, और मैं आई एम स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थंब, यू नो, मेरे में या मेरी स्मेल्स है ऐसी, या मुझे पता नहीं जंगल में क्या, ऑल्दो इतने सालों से मैं जंगल जा रहा हूँ, तो आई एम बेटर ऑफ इन अ जंगल देन इन अ सिटी एक्चुअली। सो मुझे लोग बोलते हैं कि यार जंगल में इतना टाइम से यू डोंट फील, मैं बोला कि मुझे रोड क्रॉस करते हुए बॉम्बे में सोचना पड़ता है, बट जंगल में मेरे को इतना सोचना नहीं पड़ता बिकॉज ये जानवर जो फील करते हैं ना वो आपको बोल देते हैं। मीन्स अगर आप उनके एरिया में पहुंच गए और वो उसको आपने सरप्राइज़ कर दिया तो इधर वो गुस्सा दिखाएंगे या वो भाग जाएंगे। तो गुस्सा दिखाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि हाय हाउ आर यू, फिर अटैक नहीं करेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट जो दिखता है वो ही मिलता है। या आप पानी में स्विम कर रहे हो और आपको पता है कि क्रोकोडाइल है, उसका मतलब आप फास्ट स्विम करोगे तो बच पाओगे, तो नहीं बच पाओगे। ये क्रोकोडाइल की स्पीड अलग ही होती है। तो आप अगर स्मूथली स्विम करोगे तो आपको वो पैनिक जैसी फीलिंग ही नहीं आएगी, कि उसको नहीं लगेगा कि ये कोई स्ट्रगल कर रहा है एनिमल, तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपने ऐसा शुरू कर दिया कि अभी पहुंचना ही है, तो वो उसकी क्या स्पीड है और आप क्या पहुंचने वाले हो। तो ऐसे ही होता है कि हम चल रहे हैं और सडनली एक झरना आ रहा है और इधर से रास्ता जा रहा है, एंड मैं वो जब झरना और रास्ता क्रॉस हो रहा है तो अपना स्वाभाविक है कि हमको अच्छा लगता है ना झरने में देखने में। हम ऐसे देख रहे हैं तो टाइगर वहाँ बैठी है फीमेल, पर तब उल्टा यानी उधर देखकर, और पानी का आवाज़ है तो उसको अपना आवाज़ नहीं आया, और ऐसा कोई झुंड नहीं है, तो मैं तो चुप ही हूँ। मेरे साथ एक मेरा असिस्टेंट है, वो जो लोकल गांव का है, उसने तो चप्पल भी नहीं पहना है, तो उसका भी पैर का आवाज़ नहीं है ना। मैं भी जंगल में चलता हूँ तो एकदम ही आराम से, और पगडंडी पे चल रहा हूँ तो वहाँ पर भी लीफ नहीं है, तो पता ही नहीं है। और टाइगर ऐसे 10-15 फुट पे है, यू आर जस्ट देयर एंड टाइगर इज़ देयर एंड यू फील कभी चलोगे तो दिखेगा। सरप्राइज आइटम नहीं देना है, नहीं तो वो डरेगा। जंगल में क्या होता है, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। आपको लगता है आप कॉर्नर हो गए तो आप फिर अटैक कर देते हो, तो फिर क्या करूँ, ऐसा सोचो उतनी देर में, तो उसको भी कहीं ना कहीं से क्या पता नहीं, और टाइगर हो या कुछ भी हो, वो अपने आप चारों ओर देखते ही रहते हैं। उनको अपने पे भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुरंत दिखता, और सीधा मैं ही इतना नज़दीक है और 15 फुट पे, और मेरे साथ और असिस्टेंट एकदम, वो तो एकदम, क्योंकि वो गांव का है तो उसको तो डर है, क्योंकि उन्होंने देखा है बहुत सारी चीज़ें और उनमें वो साइंस को अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो उसको लगता है कि अभी भागो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाग मत, तो ऐसा सीधा खड़ा होके ऐसा आके एकदम थोड़ा आगे, फिर तुरंत उसको लगता है बिकॉज मैं नहीं भाग रहा हूँ, अगर मैं भागूँ तो शायद अटैक हो जाएगा, या मैं आवाज़ करूँ तो अटैक हो जाएगा। तो मैं शांत रुका हूँ, तुरंत ऐसे देख रहा और फट करके अंदर से फर्स्ट करके निकल गया। अभी पीछे जो झाड़ियाँ हैं, सारी जंगल है, तो वो पीछे से अटैक कर ही सकता है, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं रणथंभौर में ट्रांजेक्ट पे था, टाइगर एस्टिमेशन चल रहा था, और नदी ड्राई नदी थी बिकॉज वो जनवरी का महीना था, एकदम ठंड। रणथंभौर में तो बहुत ज़्यादा सब ऐसा सरफेस पे आइस हो जाता है कभी कभार। तो वैसी ठंडी में मैंने देखा था स्लॉथ बेयर, स्टार्टिंग में ही दूर था, कुछ 100-150 मीटर पे था, और फिर मेरा ट्रांजिट स्टार्ट हो गया, तो मैंने डेटा कलेक्ट शुरू कर दिया। फिर तो दिमाग में भी क्या रहता है, इतनी सारी चीज़ें बीच बीच देखी, वो नोट करी, और फिर एक स्ट्रीम आया, स्ट्रीम में वो रास्ता उतरता है, फिर ऐसा जाता है। स्ट्रीम ड्राई था पूरा, तो तब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि स्ट्रीम वो पानी ने बहुत बरसों से उसमें खड्डा करके नीचे से जा रहा था, पानी था ही नहीं अभी, बड़े बड़े पत्थर थे। रणथंभौर देखा है तो यूल सी वैसे पेबल्स होते बड़े बड़े। तो जैसे उतरा वो स्लॉथ बेयर वहाँ से आ गया सामने, क्योंकि वो भी टर्न ले रहा था नीचे से, वो स्ट्रीम चल रहा था और मैं ऊपर से उतर रहा था। ये मीन्स मेरे सामने आई थिंक 10 फुट होगा, सीधा ऐसा खड़ा हो गया, और ऐसा आवाज़ किया उसने कि मेरे मुंह पे उसके सलाइवा गिरे। तभी भी मेरे साथ एक हमारा एक हमेशा साथ में 2 जन रहते हैं, तो ही इज़ योर बडी, एक्चुअली बडी है ना, वो इज़ योर असिस्टेंट। तो उसके हाथ में रेंज फाइंडर था, रेंज फाइंडर से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। तो और कैसा कि वो हम उतरे थे 12-13 फुट तो नीचे उतरे थे, ऐसा नहीं था कि हम कहीं उतर पाए, चढ़ पाए।
तो वो थोड़ा ऐसे पीछे हुआ तो उसका रेंज फाइंडर गिर के पत्थर पे गिरा, तो उसका ठाक करके आवाज़ आया तो टर्न होके चला गया, पर उसके सलाइवा मेरे मुंह तक आ गया था, इतना नज़दीक था, ऐसे खड़े हो गया था, तुरंत खड़ा, उसका पूरा ऐसा वाइट दिखता है वी, ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस, बट चला गया ना। एलिफेंट्स का साथ बहुत प्यारा प्यारा हुआ है। जब प्यारा मैं इसलिए कहता हूँ कि उनकी इंटेलिजेंस ही, आई मीन इट जस्ट माइंड बॉगलिंग है कि जो एनिमल कितना ह्यूमन लाइक अपने को लगता है, बिकॉज ह्यूमंस का कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हम हर्ड्स के साथ, जो हम अपने ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, एलिफेंट्स में भी बच्चों के साथ जंगल में ऐसा हुआ है कि यू नो ऑन फुट और सडनली एलिफेंट्स के बीच में पहुंच गए आप, तो कुछ इधर हन खा रहे, कुछ इधर खा रहे, और आप बीच में से निकल गए, दोनों तरफ एलिफेंट्स है, आपको पता ही नहीं है, मतलब वो दिखते नहीं है कम। हाँ, वो अंदर पूरे लैंटाना या डेंस फॉरेस्ट में है, तो पता नहीं चला, आपको पता एक साइड पे है, तो आपने सोचा कि चलो ये तो दूर लग रहे हैं, 2-3 दिख रहे हैं, तो आप निकल जाओगे, निकल गए तो उतनी देर सामने एक एलिफेंट आ गया जिसको मालूम ही नहीं कि आप हो, सडनली सामने आ गया, अभी उसको अभी तक पता नहीं है, लेकिन अब वो एलिफेंट है तो आपको फिर स्ट्राइक हो गया, तो ग्रुप पूरा ऐसा स्प्लिट है, और अभी आप तो एपी सेंटर हो उसका, क्योंकि इधर फिर आपको आवाज़ आने लगा सडनली, क्योंकि वो लोग पूरे मूव हो रहे हैं, और वो नॉर्मली बच्चे जब होते हैं तो फीमेल्स पहले आती है बड़ी, वो देखती है सब कुछ, फिर वो निकलते, फिर पूरे एक के बाद एक जाते हैं, जो उनकी जो मेट्रियाक होती है, और मुझे मालूम है कि वो तो देखने वाली है सब जगह, क्योंकि वो तो चेक कर रही है कि रास्ता कट हो रहा है तो रास्ते पे कुछ है कि नहीं, और वो रास्ता कौन सा, अगेन मोटरेबल रोड, अपना कच्चा वाला, हाँ, टूरिज्म जोन नहीं था, नॉन टूरिज्म, और मुझे मालूम अभी ये देखने वाली है मेरे को, और इस बाजू तो आती है ही, और इधर भाग भाग के कहाँ जाएंगे, क्योंकि इधर भी क्या होगा, तो मैं 2-3-4 स्टेप पीछे, थोड़ी देर में उसे देखा, ऐसा तुरंत देखा तो ऐसी खड़ी हो गई, टर्न हो गई, अंदर से 2 हाथी हो गए, 3 हाथी ऐसा खड़े हो गए सामने ऐसा करके, और धीरे धीरे आगे आने लगे, क्योंकि उनको भी डर है कि क्या हो रहा है, तो एक अकेला नहीं आ रहा है, तीनों साथ में ऐसा करके आ रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा बैक ऑफ करने लगा, भागा नहीं, क्योंकि भागने से बहुत जन भाग जाते हैं, बट आई डिडंट वांट टू, बिकॉज आई पीछे भी था कुछ, तो आई डिडंट वांट टू रन इनसाइड द जंगल, बिकॉज फिर वो मैं इंजरीज बहुत हो जाती, बोला अभी सिचुएशन में काम, जस्ट सी क्या होगा, बिकॉज क्या होगा उसके लिए तो लैंटाना या बैम्बू कुछ नहीं होता, वो तो ऐसे ही चल लेता है, और हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा, तो आई सेड कि इसमें ऐसे होगा नहीं, तो चलते गया थोड़ी देर ऐसे, तो आई वाज थोड़ा जिंजरली मूव बैक, बट लुकिंग एट देम फॉर 10 मीटर्स, सो दे रियलाइज दैट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, तो एक फीमेल उसमें से आगे आई, और उसने अपनी ट्रंक ऐसे, वो एक ऐसी एक लाइक अ नॉट ऐसा करते हैं, और फिर टर्न लिया उसने, और वो निकली, तो फिर एक साथ में 8-10 एलिफेंट्स पास हो गए। हार्ट बीट्स बढ़ी थी, तो हार्ट बीट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बट यू आर प्रिपेयर्ड, राइट, बिकॉज ऐसा है कि तुम चल रहे हो दिन रात, जंगलों में काम चल रहा है, वैसे बहुत पहले की बात है, बट ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, काफ़ी एग्जाम्पल्स है, जो हाथियों के साथ तो इतने सारे एग्जाम्पल्स हुए, लेकिन आई मीन यू रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर पावरफुल एंड दे कैन फिनिश यू। आज की तारीख में मोर देन 400 पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ एलिफेंट्स, बट ऑल दिस एलिफेंट डेथ्स, जो एलिफेंट नहीं लोगों की, इज आउटसाइड द जंगल। दीज आर एलिफेंट्स हु आर मूविंग बिकॉज उनकी हैबिटेट ही ख़त्म हो गई है छत्तीसगढ़ में और इधर उधर, और वो कॉन्स्टेंटली लोग भगाते रहते हैं, फटाखा फोड़ कर, आग फेंक कर, जहाँ खाना बच्चों को रेस्ट करना होता है तो वो रेस्ट करने भी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई भगा रहा होता है, तो वो ऑलरेडी इतने इरिटेटेड है ना, तो वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जो जंगल पे हाथी एकदम शांत है, तो उनको मालूम है दे आर द बॉस, टाइगर भी नहीं रुक सकता है उनके सामने, तो ऐसा भी होता है कभी, तो यू मस्ट बी, you have to be careful, nobody knows who you are in the jungle। टाइगर डोमिनेंट टाइगर होगा, जो सब बात करते हैं उसकी कि ये टाइगर सबसे बड़ा टाइगर है या इसकी टेरिटरी बड़ी है, लेकिन उसका बेटे को प्रूव करना पड़ेगा कि उसमें भी दम है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा तू इसका बेटा है ना, चल तेरे को मैं बॉस बना दूँ, तो जंगल में कोई वो नहीं होता। सो यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट बाबा यू मे बी नॉलेजेबल बट यू हैव टू बी केयरफुल। मैं ऐसी स्टोरी बोलता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टाइगर इज अ जेंटलमैन एंड एलिफेंट्स आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वाइल्ड, सो यू हैव टू नो दैट दे आर वाइल्ड, देयर इज नो इमोशनल कनेक्ट बिटवीन देम एंड अस, दे थिंक ऑफ यू एज एनिमी और एज अ थ्रेट बिकॉज you are look like a human, you are a human, and they have been treated badly by humans,
सो दे डोंट थिंक दैट ये अनीश अंधेरिया है, ये तो हमारा कॉन्जर्वेशन, ऐसा नहीं ना। उसकी तो एग्जाम्पल है कि यू आर आउटसाइडर, तो वो हमारे एरिया में तू क्यों कर रहा है, मेरे बच्चे के साथ में मुझे डर है क्योंकि खेतों में तो तुम लोग बहुत मेरे को भगाते हो इधर उधर। सो वो सब बैकग्राउंड होता है। तो यू कैन नॉट से कि आई एम अ कॉन्जर्वेशनिस्ट और आई नो वाइल्ड लाइफ, तो कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट यू गो इन विद दैट अंडरस्टैंडिंग। आज हमने बहुत कुछ सीखा सर से, और मतलब वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम जितना भी करें वो कम है। और जैसे कि हमने इस बारे में भी बात की कि इन्वायरमेंट जो भी अभी हम एक डिस्ट्रक्शन की ओर या एक ख़त्म की ओर जा रहे हैं, पर सर ने जैसा बोला कि अगर हमने अपनी माइंडसेट चेंज की, हमने अपने में बदलाव लाए, तो हम इसको सिर्फ इस गति को रोक भी नहीं सकते, बल्कि इसको उल्टा घुमा सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ही एक अकेली ये नहीं है। सर का कहना है कि हर एक इंसान, छोटा हो या बड़ा हो, अपने हिसाब से अगर इसमें आए वाइल्ड लाइफ को और अपने इन्वायरमेंट को, जो कि ये अपने लिए हार्ट है, जो अपने लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वही उसी चीज़ को अगर हम भूलते गए और हम सिर्फ डेवलपमेंट, कैसे रोड्स बनाएं, कैसे मैं मॉल में जाऊं, कैसे जल्द से जल्द यहाँ से यहाँ पहुँचूं, इससे तो हमको डेवलपमेंट मिलेगी, पर हम उसी वक्त अपने को जो ऑक्सीजन दे रहे हैं उनको हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हमने सब में, जैसे इंडिया अभी भी हमारे कल्चर में पहले से हम सभी को भगवान मानते हैं, एनिमल्स को भी भगवान का रूप मानते हैं, तो हमारे कल्चर में वो सभी बातें हैं। सिर्फ हम कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट की दौर में ऐसे जा चुके हैं कि हम ये सब अपना कल्चर भूल रहे हैं। तो हम अभी भी अपना कल्चर अपना फिर से रिवाइव कर सकते हैं, और उस कल्चर से अगर हम बढ़ेंगे तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों साथ में ग्रो करेगा, और अपना भारत उसी जैसे पहले था वैसा हम बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। प्लेजर, थैंक यू।